नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के अहम और खास खबरों के साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव का भाजपा ने शंखनाद कर दिया है। भाजपा की हाई लेवल की देहरादून में हुई बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव में मिशन की रणनीति पर कई घंटों तक विचार मंथन हुआ है। इसी को लेकर भाजपा ने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार अधिक से अधिक मतों के साथ सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। भाजपा की हुई हाई लेवल की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ पांचों लोकसभा सीटों के सांसद के साथ में कई पदाधिकारी शामिल रहे। दुष्यंत गौतम का कहना है कि जिन सीटों पर भाजपा को पिछले चुनाव में कम मत मिले थे, वहां किस तरह से मतों को बढ़ाया जाए, इस बात पर भी विचार मंथन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट और हमारे 7 मोर्चे हैं। 7 मोर्चों की अलग अलग भूमिका है। अनुजाति मोर्चा है, वह अनुजाति वर्ग में जाएगा, एसटी में जाएगा, महिला सामूहिक महिलाओं की चिंता करेगा, युवा की चिंता करेगा। सब प्रकार 7 प्रकार के मोर्चे हैं। सभी अपने अपने अभियान को लेके गति देंगे और सभी ने ही अभी से लेकर मार्च तक का अपना प्रोग्राम बनाकर पेश किया गया है और उनको बताया गया है। और हर मोर्चे के अपने अलग अलग प्रोग्राम होंगे। उसके साथ साथ हमारे अंतिम बूथ तक हमारी गतिविधि हर मोर्चे की पहुंच जाए, इसकी चिंता है और संगठन भी उसमें पहुंचेगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला कार्य समिति चंपावत की बैठक टनकपुर नगर पालिका सभागार में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमजद हुसैन ने की और बैठक का संचालन जिला महामंत्री शहीद अली ने किया। बैठक में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया, जिनका जिला अल्पसंख्यक मोर्चा समिति की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष समेत जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया, जिसके चलते भाजपा पार्टी में अधिक से अधिक अल्पसंख्यकों को जोड़े जाने पर और भाजपा सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचने के लिए कहा गया। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया और मौजूद कार्यकर्ताओं से अन्य लोगों को भी योजनाओं के बारे में जागरूक करने को कहा। वहीं उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पूरे प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में भी बताया गया। बैठक में आगामी 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर भी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बीच चर्चा हुई, जिसके बाद बैठक का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। मैं अपने जिले के कार्यकारिणी सदस्यों का, पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और सभी मातृशक्ति का और मीडिया के सभी बंधुओं का। जैसा कि आपको विदित है कि अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति के बाद फिर जिलों की कार्य समिति संपन्न हो रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे प्रदेश के अंदर 19 संगठनात्मक जिलों में अपना कार्यरत है और सभी 19 जिलों में अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी जिले की कार्य समिति संपन्न करा रहा है। 149 मंडलों में अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन है, क्योंकि हमारे प्रदेश में 270 मंडल हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में अल्पसंख्यक की संख्या बहुत कम है। जिला कार्य समिति में जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा पूर्व में जो कार्य किए गए हैं और आगामी जो कार्यक्रम हमें दिए गए हैं, उस कार्यक्रमों के विस्तार से चर्चा, किस प्रकार से हम आगामी कार्यक्रम जो हमारे केंद्र द्वारा दिए गए हैं और प्रदेश द्वारा दिए गए हैं, उस कार्यक्रमों को हम किस प्रकार से ले जा सकते हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी थी और 2014 के बाद निरंतर 10 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा विजन दिया है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ आज देश के अंदर सरकार हमारी काम कर रही है। अभी विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से भी हमारी सरकार घर घर जा रही है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार किसी के द्वार जा रही है, यानी गांव में, शहरों में। इसमें सभी वर्गों को, सभी समाज के सभी ऐसे लोगों को शामिल किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं दी हैं, अभी हमने जो देश का सर्वे हुआ है, उस सर्वे में अधिकांश जो योजनाएं हैं वो अल्पसंख्यक समाज को मिली हैं। तो अल्पसंख्यक समाज को जो योजनाएं, आवास योजना, शौचालय योजना, जनधन योजना, हर घर नल हर घर जल योजना, आयुष्मान भारत योजना, इतनी सैकड़ों प्रकार की योजनाएं दी हैं। तो अल्पसंख्यक समाज बहुत बड़ी संख्या में जहां कांग्रेस के साथ खड़ा होता था, भारतीय जनता पार्टी के साथ धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है और आने वाले 2014 में मत
गीता भंडारी कांड को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार जहां 14 जनवरी से यात्रा निकालने जा रही है, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस पार्टी के इस यात्रा पर पलटवार किया है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यह पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में विचाराधीन मामले पर किसी तरह से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, मगर कांग्रेस पार्टी मुद्दाहीन हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अनर्गत बयानबाजी कर रही है। देखिए भैया, कांग्रेस मुद्दाबीन हो चुकी है, मामला न्यायालय में है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश का मुख्य सचेतक न्यायालय पर अविश्वास व्यक्त कर रहा है और मुझे दुख इस बात का होता है, आज वो बिटिया हमारे मध्य में नहीं है। जिस प्रकार से मृत्यु के बाद पर लांछन लगाए जा रहे हैं, ये कम से कम सबके लिए चिंतन विषय। उत्तराखंड की मातृशक्ति अब कांग्रेस को जवाब देने के लिए तैयार। ऋषिकेश में लगातार सूखी ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सफेद कोहरे की चादर ने भी पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी ब्रेक लगा रही है। ठंड और कोहरे की वजह से जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। दोपहर के समय हल्की धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलती हुई भी दिखाई दी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी सूखी ठंड लोगों को और कुछ दिनों तक झेलनी पड़ेगी। इसके बाद राज्य में बारिश होने की संभावना बनी है। बारिश होने के बाद लोगों को सूखी ठंड से निजात मिलने की उम्मीद है। फिलहाल लोगों को सूखी ठंड और कोहरे में एहतियात बरतने की जरूरत है। हल्की सी लापरवाही लोगों को अस्पताल के चक्कर कटवा सकती है। की वजह से लंग और हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। लोग मॉर्निंग में जाते हैं, आउटडोर अगर जाते हैं 30 मिनट से ज्यादा आउटडोर नहीं रहना चाहिए। मास्क का प्रयोग करना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए इंसान को। और अगर बाहर निकल रहे हैं तो इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर पेशेंट कोई है अस्थमा का या सीओपीडी का, पहले से सांस की किसी को परेशानी है, तो अपने साथ में इनहेलर रखें, सारी प्रिकॉशंस रखें साथ में। जैसे कि जो हार्ट के जो मरीज होते हैं उनके लिए क्या? हार्ट के पेशेंट्स को 30 मिनट से ज्यादा आउटडोर एक्टिविटी आजकल मॉर्निंग में और इवनिंग में करना नहीं चाहिए। उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। एसटीएफ ने 3 साल पहले डकैती कर फरार हुए शातिर अपराधी नफीस उर्फ सपाटा को गिरफ्तार किया है। आरोपी शातिर अपराधी है और उस पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डोईवाला में हुई 2022 के डकैती में ये शातिर बदमाश शामिल था। एसटीएफ ने इस शातिर को उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया है और इस शातिर अपराधी पर 2 लाख का इनाम है और कई प्रदेशों की पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी। दो 2022 में डोईवाला देहरादून क्षेत्र में एक बड़ी डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि पूर्व में डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 2 अभियुक्त जो थे वो लगातार फरार चल रहे थे पिछले लगभग 1.5 साल से, और इन दोनों के ऊपर पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम किया गया था। इनमें से एक अभियुक्त ने कुछ समय पूर्व माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन दूसरा अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। इसमें हमारी एसटीएफ की टीम पिछले लगभग 1.25 साल से, जब से घटना हुई थी तब से इस पर काम कर रही थी, इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बाकी राज्यों की पुलिस और एसटीएफ भी लगातार काम कर रही थी और इसको पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। हमारे यहाँ भी एसटीएफ के अलग अलग टीम्स में एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा था पकड़ने के लिए, लेकिन क्योंकि ये उस तरह का था जो कि एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है, इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कि संगीन धाराओं में लूट के और गैंगस्टर के और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं। तो ये फोन या अन्य उनका संसाधनों का प्रयोग नहीं करता था, फैमिली से भी दूर रहता था और भेष बदल कर और कुछ भी छोटा मोटा काम करता था। तो मैं लगातार बीच में कई बार सूचनाएं भी मिल रही थी, हमारी टीम लगी हुई थी, अलग अलग स्थानों पर दबिश भी दी गई थी, लेकिन उस समय हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन हमारी एसटीएफ की टीम को कल देर शाम एक सफलता मिली है और हमने उसको मेरठ से गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने जिले में तैनात 22 दरोगाओं सहित 2 इंस्पेक्टरों के तबादले देर रात किए। इसके अलावा अग्रिम आदेश तक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के इंचार्ज इंस्पेक्टर बसंती आर्य को किच्छा कोतवाली का चार्ज आवंटित करते हुए तत्काल प्रभाव से चार्ज ग्रहण करने के आदेश दिए हैं। एक तरफ रुद्रपुर शहर कोतवाल विक्रम राठौड़ को पुलिस लाइन रुद्रपुर और इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार को उनकी जगह रुद्रपुर कोतवाली का कोतवाल बनाया है।
एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने यह आदेश दिए हैं। तबादले में 2 इंस्पेक्टर शामिल हैं। आपको बता दें कि तबादले किए गए हैं इंस्पेक्टर के। देर रात एसएसपी मंजुनाथ के ये आदेश पर तबादले किए गए हैं और इन तबादलों में 2 दरोगा भी शामिल हैं, 2 इंस्पेक्टर शामिल हैं जिनके देर रात तबादले किए गए हैं। एसएसपी मंजुनाथ के आदेश पर ये देर रात तबादले किए गए हैं, जिनके ऑर्डर पर 22 दरोगा के तबादले किए गए हैं और साथ ही 2 इंस्पेक्टर भी शामिल है इस तबादले में, जिनके देर रात ये तबादले हुए हैं। आपको बता दें कि 22 दरोगा और 2 इंस्पेक्टर इन तबादलों में शामिल है। एसएसपी मंजुनाथ के आदेश पर देर रात ये ऑर्डर पर तबादले किए गए। मंजुनाथ एसएसपी के ऑर्डर पर तबादले किए गए, जिसमें कि 2 इंस्पेक्टर थे जिनके तबादले हुए हैं देर रात और उनके साथ ही 22 दरोगा भी शामिल हैं इस तबादले में। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने ये आदेश दिए थे। जानकारी के मुताबिक देर रात ये आदेश आए थे, जिसके बाद 2 इंस्पेक्टर और 22 दरोगा के तबादले देर रात किए गए हैं। बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। बीजेपी की हाई लेवल की देहरादून में हुई बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के मिशन की रणनीति पर कई घंटों तक विचार मंथन हुआ है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कई पदाधिकारी भी शामिल रहे और दुष्यंत गौतम का कहना है कि जिन सीटों पर बीजेपी को पिछले चुनाव में कम मत मिले थे, वहां किस तरह से मतों को बढ़ाया जाए, इस बात पर भी विचार मंथन किया गया है। और अलग अलग क्षेत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कार्यकर्ताओं को 2024 के मिशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने, इस तरह का लक्ष्य भी रखा गया है। जिस तरह से बीजेपी उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को बीजेपी नई जिम्मेदारी सौंपने जा रही है ताकि अधिक से अधिक मतों के साथ भाजपा के प्रत्याशी जीत हासिल कर सकें। मुख्य फोकस अगली बार से बड़ी जीत, और मैं कह सकता हूं हमने अपने कार्यक्रम श्रृंखला इस रूप में बनाई है। हमारे सारे मोर्चों को जो कार्यक्रम दिए हैं, पार्टी ने जो कार्यक्रम लिए हैं, ये मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए ही हमने कार्यक्रम रचना तैयार किया है। आज हमने मार्च तक के कार्यक्रम तय किए, जिसमें हमने नव मतदाता सम्मेलन युवा मोर्चे को दिया, बड़ी संख्या में नए वोटर्स मैंने हैं, उन सबको एकत्र करके उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। इसके साथ साथ समाज के हर वर्गों के साथ कैसे हम मिल सकते हैं, उनके कार्यक्रम की रचना तैयार किया। और सबसे बड़ी बात है कि अनेकों दलों के लोग अब भारतीय जनता जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे खोले हैं और कल से ही लगातार ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हम पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ करेंगे। अच्छा, कांग्रेस के अंकिता भंडारी हत्याकांड में आए नए घटनाक्रम पर उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मेहरा ने कहा कि कितनी बड़ी विडंबना है कि सीएम धामी सार्वजनिक मंचों से कांग्रेस के नैतिक बल में कमी होने की बात करते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर सीएम में स्वयं नैतिक बल है तो अंकिता भंडारी के पिता ने पौड़ी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उनकी व्यापक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाने का साहस दिखाए। मेहरा ने आगे कहा कि एक तरफ तो सीएम के गृह जनपद में एक ही दिन में महंत और उसके शिष्य की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, वहीं सीएम के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का मंडल अध्यक्ष कमल रावत कई महीनों तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा और सीएम नैतिक बल की कमी कांग्रेस में ढूंढ रही है। मर्डर केस में एक नया चीज सामने आई है। अंकिता के पिताजी का एक पत्र ये कल प्रेषित हुआ है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के एक बड़े नेता, आरएसएस के बड़े नेता अजय कुमार पर आरोप लगाया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे नैतिक बल की बात न करें, पहले नैतिक बल अपने अंदर लाएं और इस प्रकरण की, इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में कराने का काम करें, क्योंकि हमें किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं। क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई से जांच की बात की थी, तो आपका एक विभाग जो है उसके उस जांच के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर
नगर क्षेत्रों में बढ़ते चोरियों के ग्राफ को देखते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर क्षेत्र में चोरियों को लेकर संदिग्ध लोगों के ऊपर पुलिस नजर रख रही थी और इसी क्रम में बीते 28 दिसंबर को गिरीताल निवासी रंजीत सिंह की गैर मौजूदगी में अज्ञात चोर घर में घुसकर नकदी, जेवरात और एलईडी समेत घर का कीमती सामान चोरी कर ले गए और इसी के साथ ही बीती 26 दिसंबर को भी चोरी हुई थी और अब दोनों चोरियों की पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है और सीसीटीवी का अवलोकन भी किया जा रहा है, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना क्षेत्र में 2 परिवारों में चोरी हुई थी जब दोनों परिवार बाहर थे। तो इसमें दोनों एक घर से कुछ जेवरात और स्कूटी और दूसरे घर से एलसीडी और कुछ जेवरात गए थे। इस पर हम लोगों ने थाना स्तर पर टीम बनाकर, जिसमें एसआई जितेंद्र कुमार और एसआई सोमवीर सिंह, इन दोनों के लीडिंग में हमने एक टीम 2 टीमों का गठन किया और इसमें हम लोगों ने कुछ लोकल एसपीओ से भी मदद ली थी और सर्विलांस वगैरह से चेक करते हुए हमने ट्रेस किया इन चोरों को और इसमें ये प्रकाश में आया कि 2 संदिग्ध लड़के हैं, शादाब और आसिफ, जो दोनों ही ठाकुर द्वारा मुरादाबाद के रहने वाले हैं। खबर रायवाला से है, जहां मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले इलेक्ट्रिक इंजीनियर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी का एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी धरपकड़ के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर है और वर्तमान में एक होटल में वेटर का काम कर रहा है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने दोस्त लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल के साथ मिलकर टावर की बैटरी की चोरी की थी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 24 बैटरी और टावर से बैटरी खोलने के उपकरण बरामद किए गए हैं और आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। गुरु पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में 50 से अधिक बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में करीब 3000 लोग स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराने के लिए पहुंचे, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद डॉक्टरों ने संबंधित बीमारियों की दवाइयां भी उन्हें उपलब्ध करवाई। इसी के साथ आपको बता दें, शिविर में सभी मरीजों को दवाइयां भी फ्री में उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही जरूरतमंद मरीजों के पैथोलॉजी लैब टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी फ्री में किए गए। इस दौरान 40 लोगों ने मरीजों की जान बचाने के लिए रक्तदान भी किए। इस दौरान आपको बता दें कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि गुरु पर्व के उपलक्ष्य में हर साल स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है, जिसका मकसद यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब मरीज स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से अपना चेकअप करवा सकें। देवदर्शन कार्यक्रम के तहत आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के 450 छात्र हरिद्वार की धार्मिक यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा के तहत सभी छात्र विश्व प्रसिद्ध मां चंडी देवी मंदिर जाएंगे, जहां स्कूल के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत मंदिर के पुजारियों के साथ मिलकर छात्रों को मंदिर के धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी देंगे। बता दें कि इस धार्मिक यात्रा का शुभारंभ विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से किया गया और यात्रा पर जाने वाली बसों को स्कूल के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और पूर्व प्रधानाचार्य गिरीश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि विद्या भारती के सभी स्कूलों में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को सनातन संस्कृति और मंदिरों के धार्मिक महत्व की जानकारी मिल सके। स्कूल की ओर से देव दर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन वर्ग का आभार भी व्यक्त किया। अल्मोड़ा जिले के न्यू ऑन एकेडमी जूनियर हाई स्कूल जनौली में वार्षिकोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, विशेष अतिथि भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य और भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सहित कई अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि इस वार्षिकोत्सव समारोह में छात्र और छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वागत गीत प्रस्तुत किए।
इस उपलक्ष्य में रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कंप्यूटर औरक विद्यालय भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। न्यू ऑन एकेडमी जूनियर हाई स्कूल रानीखेत जैनोली में वार्षिकोत्सव में प्रतिभाग किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रानीखेत के पूर्व विधायक यशस्वी डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी ने प्रतिभाग किया और विशेष अतिथि के रूप में हमारे उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अनुसूचित मोर्चा आदरणीय समीर आर्य जी ने प्रतिभाग किया। कई गणमान्य व्यक्ति वहां पे पहुंचे और बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किया गया। विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय शंकरराम जी द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया फूल मालाओं से और अंग वस्त्र से और प्रतीक चिन्ह के माध्यम से। सब जितने भी अतिथि वहां पे पहुंचे थे विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया। मैं विद्यालय परिवार को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। और वहां के छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम बच्चों द्वारा वहां पे दिखाए गए और विद्यालय प्रबंधक जी से बात हुई और बताया गया कि विगत वर्षों से नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में और अन्य जो है जैसे पुलिस में हो गया, सैनिक में, सेना में हो गया, कई बच्चों का वहां से चयन हुआ है। बड़ा अच्छा उस विद्यालय परिवार में जाने का अवसर हमें भी मिला और बहुत अच्छा लगा क्योंकि विद्यालय परिवार लगातार उन्नत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावक और अध्यापकों के बीच बहुत अच्छा तालमेल है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने वन बुलपुरा क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलिथीन की एक गोदाम में छापेमारी की है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी मौजूद रही। ये कार्रवाई ख्वाजा मस्जिद के पास की गई और नगर में की गई है, जहां पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ी गई है। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत कार्रवाई में जुटे हुए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि शहर में किसी भी तरह से प्रतिबंधित पॉलिथीन की बिक्री न की जाए। जो भी उसका इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। बनबुलपुरा के इस इलाके में प्रतिबंधित पॉलिथीन जो है, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक है, कैरी बैग्स हैं, जिनको भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के अलग अलग आदेशों में एनजीटी के द्वारा उनको बैन किया गया है। और ये बताने की अब कोई आवश्यकता भी नहीं है कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम हमारे एनवायरनमेंट के लिए सभी जानते हैं। बहुत समय से नगर निगम ने इसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी किया और सभी को वार्निंग्स भी दी इसको रोकने। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर बहुत सजग रहते हैं और समय समय पर जब समीक्षाएं होती हैं तो उस बात को पूछा जाता है। इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत नुकसान हो रहे हैं, नदी नाले चौक हो रहे हैं, मवेशी इसको कई बार खा लेते हैं। प्रदेश में इस साल बारिश और बर्फबारी न होने से सीधा असर फसलों और बागवानी पर देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले साल यानी 2023 में बारिश सामान्य से बहुत कम दर्ज की गई है। वहीं अगर चाहे मैदानी इलाके की बात करें या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की, हालांकि मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट बारिश व बर्फबारी बीते साल जरूर कहीं कहीं देखने को मिली थी, लेकिन जिस स्तर से होनी चाहिए थी वह मापदंड बिल्कुल पूरा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि साल 2024 भी शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम का मिजाज अब भी जस का तस बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए जो अभी सीजन आपका रहा है जिसमें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा रहता है 2023 का। तो उसमें देखिए जो 31 दिसंबर तक जो रेनफॉल एक्टिविटी थी तो ओवरऑल हमारी जो है वो डेफिशिएंट रही है। और चाहे मंथ वाइज बात करें, आपका जो है अक्टूबर में भी कम था, -35% ही था। फिर नवंबर में देखें तो उसमें भी जो है -66% था और दिसंबर में ये करीब जो है -75% रहा था। अगर पूरे सीजन की बात करें तो वो भी -52% के करीब रहा है। 26.6 mm करीब हमको रेन मिली है और जबकि नॉर्मल हमारा 55 mm है। तो उसी लिहाज से देखेंगे तो बिल्कुल जो पोस्ट मानसून सीजन है, हालांकि ये अगर और सीजन से आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो सबसे कम रेनफॉल एक्टिविटी है या फिर हायर रीचेज में स्नोफॉल भी इस दौरान थोड़ा बहुत मिलता है, तो वो सबसे कम ओवरऑल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट मानसून सीजन में सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हमारे को मानसून में मिलती है। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप और आज के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। अभी लेंगे आपसे विदा। नमस्कार।
Hey,